नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो भी एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम आपको पता ही है 21 तारीख से होने वाला है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो यूनिट है कम्युनिकेशन, तो उस कम्युनिकेशन वाली यूनिट के कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो उससे आपको समझ आएगा कि बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पेपर से, इस यूनिट से। खासकर जो 10 यूनिट है उसमें से कम्युनिकेशन वाली यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहां देखिए, एक सेकेंड। ये देखिए क्वेश्चन, पहले देखिए। ये सीट आपको मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप कीजिए। स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हैं उस पे हाई का मैसेज कीजिए और लिखिए कि आपको ये आज वाली क्लास की पीडीएफ चाहिए। इसलिए मैंने आंसर आपको साथ में दे रखे हैं जिससे आप रिवीजन कर पाए। क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा मकसद है क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट डायगोनल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायगोनल कम्युनिकेशन को क्या दर्शाता है, सबसे अच्छा उदाहरण डायगोनल कम्युनिकेशन का क्या है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा, जैसे ए ऑप्शन है आपका, एचआर मैनेजर है एक, वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है। बी है, एक मैनेजर है जो अपने से सबॉर्डिनेट व्यक्ति को एक मेमो भेज रहा है। और सी है, एम्प्लॉइज जो कि बात कर रहे हैं कैफेटेरिया में आपस में। और एक सीईओ है, वो प्रेजेंटिंग इन अ बोर्ड मीटिंग, एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, वहां पे जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उनको समझा रहा है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कोई मैनेजर है वो डायरेक्ट लोअर पद पर जो बैठा है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है, संचार कर रहा है, तो उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब जब हम बात करते हैं एचआर मैनेजर की, एचआर मैनेजर देखो, एचआर मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर भी आएगा, असिस्टेंट मैनेजर भी आएगा, और सीनियर एग्जीक्यूटिव भी आएगा, और जूनियर एग्जीक्यूटिव भी आएगा इसके अंडर में। क्योंकि एचआर मैनेजर टॉप की पोस्ट हो गई, उसके अंडर में ये आ जाएंगे। लेकिन आप समझिए, इसको समझिए, ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांच है, जैसे डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट, चौथा है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। अब क्योंकि एचआर मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही किसी से बात करे वो नॉर्मल है, लेकिन एचआर मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के किसी सबऑर्डिनेट से बात करे, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग में सेल्स जो आता है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे देखेंगे हम। दूसरा है, इन कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज इज अनक्लियर एंड लेक्स स्ट्रक्चर। किसी भी कम्युनिकेशन में जब जो मैसेज है वो क्लियर नहीं है कि क्या संदेश लिखा हुआ है या क्या संदेश भेजा जा रहा है, वो क्लियर नहीं है और उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है, वो ऐसे ही लिख दिया, प्रॉपर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई जो है स्ट्रक्चर नहीं है। विच वेरियर इज बीइंग एनकाउंटर्ड, इस टाइम पर किस प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? कोई भी संचार के माध्यम में कोई संचार हो रहा है, उसमें जो मैसेज भेजा जा रहा है वो क्लियर नहीं है और उसमें एक संरचना की, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की कमी है, तो इस बिहाफ पर इसमें कौन सी रुकावट, किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहां देखो, एक तो है इमोशनल वेरियर, इमोशनल जैसा तो कुछ नहीं है, सीमेंटिक वेरियर आएगा। सीमेंटिक वेरियर का मतलब है वर्ड्स, वर्ड्स, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया मैसेज है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, जो मैसेज लिखा गया है वो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि है क्या, एक्चुअली ये मैसेज बताना क्या चाह रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मैसेज का है शब्दार्थ बाधा, वर्ड की जो प्रॉब्लम है वो आएगी। तो सीमेंटिक वेरियर इसको कहते हैं जब वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आगे देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से एक प्रभावी संचार की कौन सी विशेषता नहीं है। तो फीडबैक प्रॉपर हमें मिलना चाहिए, ये तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की विशेषता है। क्लियरिटी होनी चाहिए मैसेज में, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की विशेषता है। वन वे फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, सही बात है। तो वन वे फ्लो, अब कम्युनिकेशन में भैया वन वे फ्लो नहीं होता। जैसे ए व्यक्ति है, ये कोई मैसेज कर रहा है बी को, तो बी भी तो रेस्पॉन्ड करेगा ना, तो ये तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, वन वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा। समझ गए? तो निम्नलिखित में से इफेक्टिव कम्युनिकेशन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वन वे फ्लो, एक तरफ से ही कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिफर्ड टू एज, किसी संगठन में अनौपचारिक संचार को प्राय क्या कहा जाता है? तो ए क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, बी ग्रैपीवाइन अफवाह संचार, या सी अपवर्ड कम्युनिकेशन, या लेटरल कम्युनिकेशन। तो देखो भाई, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि फॉर्मल नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? अब देखो समझो इसको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या इस बार कितना टारगेट अचीव कर लेगा तू, वो बोल रहा है इतना कर लूंगा, ठीक है, और नहीं हो पाया तो इतना होगा, हाँ इतना हो जाएगा। समझ रहे? मतलब इनफॉर्मल टाइप से, तो इसे आप ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन की श्रेणी में डालेंगे, अफवाह। समझ रहे? तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ये भी कह सकते हैं, जिसका जो कोई फॉर्मल वे में चीजें नहीं हो रही हैं। आगे, इन क्लासरूम टीचिंग द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड हैंड गेस्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और हाथों का इस्तेमाल, हाथों का मूवमेंट भी कर रहा हूं चीजों को समझाने के लिए। तो क्लासरूम टीचिंग में ब्लैक बोर्ड और हैंड गेस्चर्स का किसका एग्जाम्पल है? ये हैंड गेस्चर किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? तो यहां देखिए, चार ऑप्शन है आपके सामने। वर्बल कम्युनिकेशन है क्या ये? बी क्या ये रिटन कम्युनिकेशन है? रिटन तो नहीं है, हाथों का इस्तेमाल होता है मूवमेंट का, रिटन नहीं है। सी विजुअल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही बात है, ये आप देखकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और विजुअली है। हैंड के गेस्चर्स को अगर आप कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए हैंड गेस्चर का यूज करेंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। दिखाई दे रहा है आपको? अब लिखित में आप कैसे हैंड गेस्चर का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रिटन में नहीं कर सकते, तो ये विजुअल और नॉन वर्बल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, आगे देखिए, Which communication type ensure greater employee participation and moral? निम्नलिखित में से वो कौन सा कम्युनिकेशन का एक प्रकार है जिसमें एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, सहभागिता होती है, और मोराले भी होता है? तो कौन सा संचार प्रकार कर्मचारी भागीदारी और मनोबल को बेहतर बनाता है? तो ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि अपने से बिलो वाला, और बी है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में कर्मचारी की भागीदारी है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब है कर्मचारी की भागीदारी है, तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन लिए जा रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसमें कर्मचारी की भागीदारी सामने आ रही है। अगला प्रश्न, इन सैनोन वेबर मॉडल विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू मैसेज? देखो, ये सैनोन वेबर मॉडल है, इसमें कौन सा तत्व है जो विचारों को संदेश में बदलने के लिए जिम्मेदार है? हम एरिस्टोटल का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ते हैं इस यूनिट में,
और ये शैनॉन वेबर का मॉडल हम पढ़ते हैं। तो शैनॉन वेबर मॉडल में कौन सा वो एलिमेंट है जो विचारों को संदेश में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो चैनल या फीडबैक या एनकोडर संदेश को कोड करता, संदेश को कोड करता। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, एक को फ्रेंच आता है लेकिन दूसरे को फ्रेंच नहीं आता, तो तीसरा इसमें आएगा जो एनकोडिंग करेगा, यानी कि उसको समझाने वाली भाषा में कोड करेगा। तो यहां पे शैनॉन वेबर मॉडल में ये वाला एलिमेंट हो जाएगा एनकोडर का। डिकोड की हुई मैसेज को एनकोड करना। आगे देखिए, When a manager gives instructions and gets feedback from subordinate, it represent। जब एक मैनेजर निर्देश देता है और अपने सबॉर्डिनेट से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है तो यह किसे दर्शाता है? क्या ये लीनियर कम्युनिकेशन है? क्या ये वन वे कम्युनिकेशन है? तो वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ क्योंकि मैनेजर बोल रहा है और सामने वाला रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो वन वे तो नहीं हुआ। सी सर्कुलर कम्युनिकेशन, क्या ये चक्रीय संचार है? या डी इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है? तो यहां देखो, मैनेजर ने इंस्ट्रक्शंस दी और फीडबैक लिया, तो यानी कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में प्रॉपर, तो डी आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, ये शुरुआत में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये टेस्ट कर रहे हैं आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको। अगला प्रश्न है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट प्रोन टू डिस्टॉर्शन? निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकार विकृति के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? विकृति का मतलब होता है भटकाव, गलती की गुंजाइश। तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता, ज्यादा रिटन में भी नहीं होता, नॉन वर्बल में होता है। वर्बल, नॉन वर्बल, बोलने में मिस्टेक या लूफोल्स या र्यूमर्स हो सकती हैं, तो नॉन वर्बल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मीनिंग टू अ रिसीव्ड मैसेज इन कम्युनिकेशन इज नोन एज। संचार में प्राप्त संदेश को अर्थ देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी मेरे पास कोई मैसेज आया, लेकिन वो मैसेज ना कोड किया हुआ मैसेज है, कोड किया हुआ मैसेज है, ऐसी स्क्रिप्ट में, लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो कि वो आसानी से समझ नहीं आएगा, उसको ना डिकोड करने वाला कोई होना चाहिए, उसको ना डिकोड करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो एनकोडिंग, यहां समझो आप, मेरा नाम है प्रेम और मैं कोई सिक्योरिटी वाला मैसेज सेंड कर रहा हूं, किसको? जैसे ये है हमारे एक विद्यार्थी हर्ष, इनको कर रहा हूं, तो मैं अपने मैसेज को इस लैंग्वेज में कोड करूंगा कि कोई मीडिएटर आके, अगर ये मैसेज लीक हो जाता है तो कोई मीडिएटर आके समझ ना पाए, ऐसा डिफेंस में होता है। तो मैं अपने मैसेज को कोड करूंगा जिससे वो नॉर्मल लोग ना समझ पाए, तो मैं क्या करूंगा? एनकोड करूंगा, एनकोड करूंगा। अब मेरे द्वारा कोड किया हुआ मैसेज को सामने वाला व्यक्ति तभी पढ़ सकता है जब वो उसे डिकोड करे, डिकोड करे, तो ये हो जाएगा डिकोडिंग, संदेश व्याख्या। समझ गए? एनकोडिंग करना और डिकोडिंग करना। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन बाधा नहीं है? कौन बाधा नहीं है? तो पुअर वोकैबुलरी, ये तो वर्बल कम्युनिकेशन में मेन प्रॉब्लम है, अगर वोकैबुलरी आपने गलत लिख दी तो फिर वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इन एप्रोप्रिएट गेस्चर, अगर कहना कुछ और चाह रहे हैं और उसके मैसेज के साथ साथ आपके जो गेस्चर्स हैं वो कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मौखिक संचार में बाधा नहीं है? क्लियरिटी ऑफ स्पीच,
ये क्लियरिटी ऑफ स्पीच, अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वर्बल कम्युनिकेशन में, बाकी ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पुअर वोकेबुलरी, गलत बोल रहे हैं, वो भी आपका मैसेज सही नहीं जा रहा है। गेस्चर्स आपके गलत हैं, वो भी सही नहीं जा रहा है। एम्बिग्विटी ऑफ मैसेज, संदेश जो दे रहे हैं उसमें ना असमंजस है, एम्बिग्विटी है, विरोधाभास है, पता ही नहीं चल रहा है कहना क्या चाह रहे हैं और सामने वाला क्या समझ रहा है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ पर्सनल स्पेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टडीड अंडर विच कैटेगरी? अमौखिक संचार में व्यक्तिगत दूरी का अध्ययन किस श्रेणी में किया जाएगा? तो प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है इसको, इस स्टडी को कहा जाता है प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे आप। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है? पैरा लैंग्वेज का मतलब है टोन, पिच और स्पीड ऑफ स्पीच, इसे बोलेंगे पैरा लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का करेक्ट मैच क्या है? तो रिटन वर्ड्स, फिर एपियरेंस, या गेस्चर्स, फिर नीसिक्स। ठीक है, गेस्चर्स होंगे फिर वो समझेगा उसको, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन? प्रभावी मौखिक संचार के लाभ क्या है? तो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, गलत। यूनिवर्सली अंडरस्टूड होता है, गलत। स्पीड एंड क्लियरिटी प्रॉपर रहती है, ये आंसर हो जाएगा। स्पीड एंड क्लियरिटी प्रॉपर रहती है। आगे देखें, when a teacher uses appropriate hand gesture and tone while explaining a concept, it is an example of। जब एक शिक्षक किसी अवधारणा को समझाते समय उचित हाव भाव और स्वर का प्रयोग करता है तो यह किसका उदाहरण है? इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ओनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या मिक्स्ड मोड कम्युनिकेशन, या फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली नॉन वर्बल होगा, ओनली नॉन वर्बल होगा। बताएं, देखो यहां पे, हाँ, उचित हाव भाव और स्वर, बोल भी रहा है, हाव भाव भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या होगा? इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, ओनली नॉन वर्बल भी नहीं होगा, और मिक्स्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आगे देखिए, द फीडबैक लूप इन कम्युनिकेशन एंश्योर, संचार में प्रतिक्रिया चक्र, फीडबैक लूप किसे सुनिश्चित करता है? तो मैसेज अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट, यानी कि मुझसे मैसेज गया सामने वाले को, सामने वाले का फीडबैक फिर मेरे पास आया, फिर मैंने मैसेज भेजा, फिर फीडबैक सामने आया, तो ये जो साइकिल चल रहा है ये बताता है कि मैसेज जो है प्रॉपर अंडरस्टूड हो चुका है, समझ आ गया है। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिप फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार के लिए सुझाव नहीं है? प्रभावी संचार के लिए स्वभाव नहीं है। यूज कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी, क्या ऐसा कोई सजेशन दे सकता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब आप जो है टफ और कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी शब्द का इस्तेमाल करें? तब नहीं होगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा, आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में उसको प्रॉपर समझाना पड़ेगा। तो यूज कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी ये नीड नहीं है, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो तभी माना जाएगा जब मैंने मैसेज भेजा सामने वाले के पास, सामने वाले को वो चीज समझ आ गई, तो हम दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो टू एंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन, ये होगा प्रभावी कम्युनिकेशन का उद्देश्य। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मस्ट बी रिप्रेजेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार में निम्नलिखित में से कौन सा घटक अवश्य होना चाहिए?
तो भैया फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा किसे माना जाएगा? स्टेरियोटाइप एंड प्रीजुडिसाइसिस, यानी कि पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना, मैसेज से पहले ही, नहीं जी मैसेज नहीं भेजता वो मानेगा ही नहीं मेरी बात, ये सबसे बड़ा बैरियर है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। फिर है व्हाट डज ग्रुप थिंक इन ग्रुप कम्युनिकेशन लीड टू। ग्रुप थिंक का क्या मतलब है कम्युनिकेशन में? ग्रुप थिंक का क्या मतलब है कम्युनिकेशन में? इनहेंस्ड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, या सप्रेशन ऑफ डिसेंट, विरोध का दमन करना। बिल्कुल सही है, ग्रुप थिंकिंग में ये होता है। विरोध के चांस कम होते हैं क्योंकि सबकी सहमति से फैसला लिया जाता है। इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जो स्टूडेंट पर आधारित है। द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इज टू, टीचर का प्राइमरी रोल क्या होगा? टीचर का प्राइमरी रोल क्या होगा? तो सीधी सी बात है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना और गाइड डिस्कशन, डिस्कशन करना ज्यादा से ज्यादा, केवल लेक्चर देना नहीं, डिस्कशन को कंट्रोल भी नहीं करना है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना है और गाइड करना है डिस्कशन के लिए। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की नॉन वर्बल एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल एलिमेंट कौन सा है? तो वोकैबुलरी लेवल, लेक्चर नोट्स, गेस्चर एंड पोस्चर, होमवर्क और सबमिशन। तो गेस्चर एंड पोस्चर ये नॉन वर्बल एलिमेंट हो जाएगा। नॉन वर्बल हाव भाव से बताना। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया इंटरनेशनल बिजनेस और डिप्लोमेसी में ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी साबित होता है। इनफॉर्मल ग्रुप लाइक कमिटी कम्युनिकेशन इज यूजुअली, कमिटी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो वो होगा स्ट्रक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा और डॉक्यूमेंटेड होगा। अगला है विच कंपोनेंट इज लीस्ट लाइकली टू कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। डिफरेंट आई कॉन्ट्रैक्ट नॉर्म्स, और उसके बाद टोन ऑफ वॉइस, टेक्निकल डेटा, और यहां टेक्निकल डेटा इसका आंसर हो जाएगा। द टर्म ग्रुप डायनेमिक रिफर टू, समूह गतिशीलता शब्द का क्या तात्पर्य है? तो हाउ ग्रुप फॉर्म एंड इंटरेक्ट। समूह गतिशीलता का मतलब है कोई ग्रुप है, उसके डायनेमिक्स का मतलब है कि वो कितना डायनेमिक है और कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है। ठीक। क्लासरूम कम्युनिकेशन में एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, इससे क्या होगा? क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर स्टूडेंट का फीडबैक एब्सेंट हो गया तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। फीडबैक ही नहीं मिल रहा तो टीचिंग की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन। सीमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने बताया मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्निकल टर्म, पिछली बार भी क्वेश्चन आया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्निकल टर्म। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मास मीडिया। निम्नलिखित में से ट्रेडिशनल मास मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ट्रेडिशनल मास मीडिया, तो फोक डांस, स्ट्रीट प्ले, ओरल स्टोरी टेलिंग, ये ट्रेडिशनल हो गए। टेलीविजन कोई ट्रेडिशनल मास मीडिया नहीं है, ठीक है। बाकी सारे मास मीडिया ट्रेडिशनल हैं, चाहे फोक डांस की बात, फोक सॉन्ग की बात करें, स्ट्रीट प्लेस नुक्कड़ पे नाटक करना, या ओरल स्टोरी टेलिंग मुंह से स्टोरी बताना, ये ट्रेडिशनल है, लेकिन टेलीविजन ट्रेडिशनल में नहीं आएगा। आगे, व्हाट डज द एजेंडा सेटिंग थ्योरी एम्फेसाइज अबाउट द मीडिया। मीडिया पर क्या एम्फेसाइज करती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी? तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी बताती है भैया कि मीडिया डिसाइड व्हाट इशू टू फोकस ऑन, मीडिया डिसाइड करेगा किस इशू पर फोकस करना है, ये एजेंडा सेटिंग थ्योरी। जैसे न्यूज चैनल पे बोलते हैं ना बहुत से लोग, अरे जी न्यूज का
जी न्यूज का या आज तक का तो यही एजेंडा है कि कैसे टीआरपी मिले, समझ रहे हैं। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मतलब है कि मीडिया ही डिसाइड करेगी कि कौन से इशू पर हमें फोकस करना है जिससे टीआरपी मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, तो स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। मास मीडिया का यही है जो प्रॉब्लम है, नेगेटिव इंपैक्ट के मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देता है और फेक न्यूज को भी स्प्रेड कर देता है। अगर इस पे कंट्रोल ना किया जाए तो। यहां देखो ये ये देखिए क्वेश्चन, in a communication process when the sender and the receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message it is called। देखो जब मैं सेंडर हूं और सामने वाला रिसीवर, अब हम रोल चेंज कर ले, मैं रिसीवर बन जाऊं वो सेंडर बन जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं जब सेंडर और रिसीवर अपना रोल इंटरचेंज कर लें, अपना रोल इंटरचेंज कर लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल। देखो लिस्ट दी है, एक तरफ कम्युनिकेशन वेरियर और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन, अब मैच करना है आपको। तो साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज और कल्चरल, तो साइकोलॉजिकल ये बैरियर है और ये किस में होगा, साइकोलॉजिकल वेरियर किस में होगा, ये स्टेरियोटाइप, और उसके बाद बी का ये आपका प्री डिस्पोज्ड नोशन, और सी का हो जाएगा वन डिफरेंट। ठीक है, ये मैच करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये क्वेश्चन और देखते हैं हम, हाँ ये वाला, What communication for educational purpose takes place the sequence of element। एजुकेशनल पर्पज के लिए, जब शैक्षणिक उद्देश्य के लिए संप्रेषण होता है तो तत्वों का क्रम क्या होना चाहिए, तो तत्वों का देखो तो एलिमेंट दिए हैं, सोर्स, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर और फीडबैक। तो देखो भाई सबसे पहले तो सोर्स आएगा, क्योंकि किस सोर्स से मैसेज निकला है वो सबसे पहले आएगा, तो ए हो गया ये, ठीक है। उसके बाद मैसेज को एनकोड किया जाएगा, एनकोडर करने वाला, ये बी हो गया। उसके बाद मैसेज भेजा जाएगा, सी हो गया। फिर मैसेज जब पहुंच जाएगा सामने वाले के पास तो वो डिकोड करेगा समझने के लिए, डी हो गया। और फिर अपना फीडबैक देगा वो पढ़ने के बाद उसको, फीडबैक, तो ये आपका ई हो गया। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आपको तैयार रहना है, इस हिसाब से आपको तैयार रहना है, ठीक है भाई। तो आई होप चीजें क्लियर हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक सेशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट होता है और आप चाहते हैं और कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस आपको मिले तो वो बता दीजिए, हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।